हेलो बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 14 में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें और हमने सेल वाले क्वेश्चन किए थे और सेल के क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो गए थे लेक्चर 14 में, तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड। तो उस लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के 2 या 3 ही क्वेश्चन छोटे छोटे किए थे। आज पहले उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ किरचॉफ बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहले स्टार्टिंग में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हम लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और फिर बाद में किरचॉफ लॉ की बात भी करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं बच्चों। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। हीटर कॉइल इज रेटेड 100 वॉट, 200 वोल्ट। तो हमारे पास एक हीटर कॉइल है। जैसे मान लो आप एक हीटर कॉइल मार्केट से लेकर आए, तो इस हीटर कॉइल में मार्किंग थी क्या कि अगर हीटर कॉइल कितने की 100 वॉट की है, वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगी अगर आप उसे कितने पे यूज करोगे, 200 वोल्ट पे कंज्यूम कर यूज करोगे, सॉरी। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आप उसे 200 वोल्ट पे यूज करोगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी, 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो। इट इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। अब आपने उसको यूज करने से पहले दो इक्वल पार्ट में कॉइल को क्या कर दिया, कट कर दिया। मैं इसके लिए डायग्राम बना दूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो आपने कॉइल को दो इक्वल पार्ट में कट किया, फिर आगे बोल रहे हैं बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल। और जो दो पार्ट आपने कट किए उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, टू द सेम सोर्स ऑफ। अच्छा बच्चों, देखिए यहां पर इसने 200 बोला है, यहां पर 220 बोला है। तो एक काम करिए, इसको ये 200 होना चाहिए बच्चों, सेम सोर्स बोल रहे हैं ना। तो आप एक काम करो, इसको 200 कर लो ना। ये शायद क्वेश्चन में बोला है टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स मतलब जितना वोल्टेज वहां दिए तो वोल्टेज यहाँ भी इतनी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में, है ना, उन्होंने क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती करी है, तो इसे 200 वोल्ट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिर आपने इसको 200 वोल्ट से ही कनेक्ट किया। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। और वो आपने जो पैरेलल है, दो वायर को पैरेलल में कनेक्ट करके जो नया कॉम्बिनेशन बनाया, कहते बताइए वो कॉम्बिनेशन पर सेकेंड में कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने जब सेल की इसकी थ्योरी पढ़ी थी, है ना, तो हमने कहा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि कोई भी डिवाइस एक सेकंड में अपनी पावर के बराबर एनर्जी क्या करती है, कंज्यूम करती है। ठीक है, तो आपसे एनर्जी कंज्यूम या लिबरेटेड पर सेकंड बोल रहे हैं, या आप ऐसे बोल लीजिए एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। आप टाइम को 1 पुट कर दोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो मींस आपने जो नया कॉम्बिनेशन बनाया है दो वायर को पैरेलल में जोड़कर, उसकी पावर निकालनी बच्चों। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना और टाइम तो 1 है, तो पावर ही क्या बन जाएगी, आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम बनाकर, है ना, समझा देता हूं क्या मतलब। जैसे मान लो आपके पास एक हीटर कॉइल थी बच्चों, ऐसे मान लीजिए। जैसे मान लीजिए हीटर कॉइल है, ठीक है ना, इस पे मार्किंग थी। इस हीटर कॉइल पे लिखा था बच्चों क्या, कि हीटर कॉइल 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगी अगर आप उसे किस पे कनेक्ट करोगे, 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे। लेकिन क्या किया हमने, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है ना, हमने यूज करने से पहले क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया। इसके दो इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है ना, ऊपर वाले वायर के आपने क्या कर दिए, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया बच्चों उसको। और फिर इन पार्ट्स को किस में कनेक्ट कर दिया बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डायग्राम समझने के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा आपको, इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। ऐसा किया बच्चों, है ना, और इस अरेंजमेंट को एक 200 वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं?
ऐसा किया। 200 वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बात समझ रहे, आपने ये बताना ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया पैरेलल में कनेक्ट करके, ये कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, या कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है की बात है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा देखो बच्चों क्या है, आपको क्या चाहिए, देखो ये जो अरेंजमेंट है ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और हमने कहा कि देखो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो मेनली आपने जो नया कॉम्बिनेशन है इसकी पावर निकालनी है। अब पावर के आप जानते हो कि 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, है ना। पहले देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसे आएगी, और फिर उसके लिए क्या मुझे डेटा चाहिए होगा, तो मैं इसकी हेल्प कैसे लूंगा, इसलिए मैं थोड़ा रिवर्स वे में जा रहा हूं। ठीक है, तो हमने कहा देखो मुझे एनर्जी के लिए इस नए कॉम्बिनेशन की पावर चाहिए। अब पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, जानते हो, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर, या तो देखो हमारे पास वोल्टेज तो है बच्चों, है ना, हमारे पास वोल्टेज है 200 वोल्ट, है ना। अब वोल्टेज के साथ पावर निकालने के लिए या तो आपको करंट चाहिए या रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस निकालना सूटेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन की क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस आ जाएगी तो वी स्क्वायर बाई आर, पावर इंटू टाइम, आपका क्या रहेगा, एनर्जी लिबरेट आ जाएगी। तो आपको ये जो दो पोर्शन है ना बच्चों, इनकी क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब इनकी रेजिस्टेंस कैसे आएगी, तो अब देखो वापस चलते ऊपर, देखो आपको इसकी पावर रेटिंग दे रखी है ना बच्चों, ये जो कॉइल है, ये हमने पीछे लास्ट लेक्चर में जब क्वेश्चन करा था तो मैंने बताया था बच्चों। देखो जैसे इसने दिया ना कि देखिए 100 वॉट, 200 वोल्ट पे 100 वॉट पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो इस डेटा के हेल्प से आप इसके रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो किसी अप्लायंस को आप यूज करो नहीं करो, रेजिस्टेंस तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फिक्स होती है। ठीक है, आपने इसे कट किया, लेकिन कट करने से पहले इसकी कोई रेजिस्टेंस होगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इस पावर और वोल्टेज के हेल्प से ये जो ओरिजिनल कॉइल थी इसके आप रेजिस्टेंस निकालोगे। जैसे मैं ओरिजिनल कॉइल की रेजिस्टेंस को आर मान लेता हूं, ध्यान देना बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये जो ओरिजिनल कॉइल इसके रेजिस्टेंस को कितना मान लूंगा, आर मान लूंगा। और वार कैसे आ रहेगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आपको P गिवन है, V गिवन है, आर आ जाएगा। फिर इसी आर के आपने दो इक्वल पार्ट कर दिए, जैसे मान लो ये R1 और ये R2 है, और ये R1 R2 क्या है भाई, देखो ना जब किसी कॉइल को कट करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। तो जो R1 R2 होंगे, R1 भी R/2 के बराबर होगा, R2 भी R/2 के बराबर होगा, उसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो हम R निकालेंगे, फिर R1 R2 R/2 के बराबर हो जाएंगे, बस R1 R2 आ जाएगा। ये आपके नीचे भी R1 R2 है ना, फिर आप इनको पैरेलल में सॉल्व कर लोगे, क्या रहेगा, जब आपके पास R1 R2 की वैल्यू आ रहेगी ना बच्चों, तो आप इसे पैरेलल में सॉल्व कर लोगे, है ना। तो हम इनको पैरेलल में सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, बस। फिर वोल्टेज अगेन हमारे पास है, तो उस रेजिस्टेंस वोल्टेज और टाइम की हेल्प से क्या रहेगी, हमारी एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी कंज्यूम्ड रहेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल कॉइल थी उसकी क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, यूजिंग कि हमको वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हमको सूट करता है बच्चों, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा। V वोल्टेज गिवन है कितनी, 200, से गेट 200 का स्क्वायर ओवर पावर कितनी है बच्चों, 100। आप चाहो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे कर लो, 200 इंटू 200 अपॉन 100। अगर स्क्वायर नहीं करना चाहते हो तो उसको दो बार लिख लो, अपॉन कितना रहेगा 100, बस दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, तो 2 टू 4, 4 कितना रहेगा, 100 ओम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो आपकी ओरिजिनल कॉइल थी जिसको आपने कट किया था उसकी रेजिस्टेंस आ गई बच्चों कितनी, 400। और R1 R2 R/2 के बराबर होंगे, क्योंकि मैंने कहा जब रेजिस्टेंस वायर को कट करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगी, और R इज प्रोपोर्शन टू L होता है बच्चों, जब लेंथ हाफ होगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। लेकिन देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, और किसके बराबर हो जाएंगे, R/2। ठीक बच्चों, R कितना है आपका 400/2,
तो कितना आ गया 200। ठीक है, तो हमने आर के दो इक्वल पार्ट कर दिया, R1 R2, तो दोनों की रेजिस्टेंस हो गई कितना 200 और 200। अब आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता हूं 1/R1 प्लस 1/R2 से, बस उससे आपकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी नए कॉम्बिनेशन की। फिर उस रेजिस्टेंस और वोल्टेज और टाइम की हेल्प से हम एनर्जी या एनर्जी लिबरेट निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता हूं। तो 1/R इक्विवेलेंट is equals to 1/R1 plus 1/R2 and both are of 200. तो 1/200 plus 1/200, 2/200 तो 1/100 ना। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस आ गई बच्चों हमारे पास क्या 100 ओम। ठीक है, बस अब रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास इस कॉम्बिनेशन की और वोल्टेज गिवन है 200। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, इससे आपका एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज, लेकिन देयरफॉर एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, देयरफॉर एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इज, एनर्जी लिबरेट को ई मान लेते हैं बच्चों, कितना होता है पावर इनटू टाइम। पावर मतलब वो जो नए कॉम्बिनेशन की पावर है बच्चों, और वो कितने हैं v² वोल्टेज अप्लाइड गिवन है बच्चों, और रेजिस्टेंस आपने निकाल ली, टाइम कितना दिया है 1। बस मेरे ठीक है, देखो ये भी और ये भी सेम ही है बच्चों, उसने बोला कि सेम है ना, सोर्स से आपने इसको कनेक्ट किया, तो वोल्टेज तो सेम ही है बस। तो v कितना था हमारा 200 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों आपका 100 आ गया। ठीक है, इसको भी वैसे लिख दीजिए जैसे आपने पहले लिखा 200 इंटू 200, और टाइम को 1 क्यों लिया बच्चों, पर सेकेंड बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना आ गया 400 जूल। ठीक है, तो आपकी एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड कितने आ गई 400 जूल आ गई। सवेरे तो ठीक क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं ना, एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों, और मैं आपसे बोलते हैं बच्चों को डाउट हुआ करो तो आपने डाउट को शेयर किया करो, हमें मैसेज किया करो, कोई डाउट लग रहा है आपको तो डाउट बताया करो। चलिए पहले नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट आएगा तो उसे मैसेज करिएगा। स्क्रीन को पॉज करके बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में इसको नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों, सेकंड शीट नोट कर लो। ठीक है, सेकंड शीट भी नोट कर ली होगी आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं 2 हीटर्स आर मार्क्ड 200 वोल्ट, 300 वॉट एंड 200 वोल्ट 600 वॉट। तो हमारे पास दो हीटर है ना, देखो दोनों की वोल्टेज रेटिंग तो सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों 200 वोल्ट पे यूज किए जाएंगे तो पहला वाला जो हीटर है कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 300 वॉट, दूसरा वाला कितनी कंज्यूम कर रहा है 600 वॉट। ठीक है, तो दो हमारे पास हीटर है। फिर बोल रहे हैं इफ द हीटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज and the combination is connected to a 200 volt DC supply, which heater will produce more heat। तो मींस आप जैसे मार्केट से दो हीटर लाए, अलग अलग पावर के थे, और उन दोनों हीटर को आपने किस में जोड़ दिया सीरीज में जोड़ दिया। तो कहते बताइए उन दो हीटर में से कौन ज्यादा पावर क्या करेगा, नहीं सॉरी कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतनी ज्यादा हीट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों में है ना जिसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन ना, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चे इसमें सोचेंगे भाई तो ठीक है फिर तो इसकी पावर ज्यादा है बच्चों 600 वॉट की, तो ये तो फिर सीधे सीधा क्वेश्चन हो गया। तो 600 वॉट
क्या करेगा, हीटर ज्यादा पावर क्या करेगा, ज्यादा पावर इसलिए ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे, जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनकी पावर चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे और 200 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल दोनों में फिर अलग अलग ड्रॉप होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में चलो अभी आप समझ जाओगे आगे मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपने देखना है कि जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे कौन सा इसमें जो हीटर है वो ज्यादा क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा। जो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतनी हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। अब दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा, दोनों को सेम टाइम के लिए कनेक्ट करोगे तो एनर्जी अगर टाइम सेम है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिसकी पावर ज्यादा वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा और हीट के फॉर्म में लिबरेट करेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों समझना, तो मैं इनकी पहले डेटा लिख दे रहा हूं, जो भी डेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो देखो, जैसे पहला वाला जो आपका हीटर है उसकी वोल्टेज को चलो V1 मान लेते हैं, है ना, कितने हैं 200 वोल्ट। अगर आप इसे 200 वोल्ट सप्लाई दोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, 300 वोल्ट। ध्यान देना बच्चों, अगर आप इसे 200 वोल्ट दोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 300 वॉट। अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगी तो पावर भी चेंज हो जाएगी। अभी आप सीरीज में देखना वोल्टेज चेंज हो जाएगी। फिर ऐसे ही दूसरा जो हीटर है उसकी वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट। अगर आप इसको भी 200 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा बच्चों, 600। मैंने इसकी पावर को P2 मान लिया, दिस इज 600 वॉट। ठीक है, अब आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया बच्चों, दो हीटर को आपने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ऐसे मान लेते हैं, जैसे हीटर में कॉइल होती है, मैं कॉइल ऐसे बना दे रहा हूं हीटर को, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे दो हीटर थे और फिर हमने क्या किया, इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। ये मान लो ये पहला हीटर ये वाला है और दूसरा हीटर वाला है। ठीक है ना, हीटर 1 हीटर 2 है ना, इसे मार्क कर देते हैं। मान लो ये हीटर 1 है और ये 2 वाला हीटर है। ये 1 वाला हीटर है, 2 वाला हीटर, मतलब इसके अकॉर्डिंग है ना, ऐसे। ठीक है, अच्छा तो कहते हैं अब बताइए, सुनो बच्चों, अब क्या कंसेप्ट है, देखो बोल रहे इसको आपने 200 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो कहते हैं बताइए इसमें से कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे मैंने पीछे ही बोला, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो आपने क्या करना होगा बच्चों, इनकी नई पावर निकालनी होगी। इसमें से जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये हम नई पावर क्यों बोल रहे हैं, तो देखो ना बच्चों, आप जानते हो, देखो आपने 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है और आप जानते हो कि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो 200 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते तो दोनों में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, बस 200 ड्रॉप होता। फिर तो क्या होता, जिसकी पावर ऐसे देखने में ज्यादा है वो वैसे यूज में भी ज्यादा ही होता है और फिर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या दोनों को 200 मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और पोटेंशियल डिवाइड हो जाने की वजह से इनकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने इनकी अब नई पावर निकालनी है। अब आए कि भाई देखो, पावर आपने ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं करनी है, इसने बोला है कि आपने पता करना है कि जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो किसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। पावर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहे, तो ऐसा करते हैं बच्चों। देखो अब मुझे इनकी पावर निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, देखो एक चीज है कि सीरीज में क्या सेम होता है, दोनों में करंट सेम पास होगी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। इनमें क्या डिवाइड, मान लो इस पर पोटेंशियल डिवाइड हो गया, कुछ मान लो V1 डैश हो गया। V1 तो मैंने पहले मान रखा है इसलिए मैंने इसको ऐसे बोल दिया V1 डैश, और इस पर पोटेंशियल ड्रॉप V2 डैश हो जाएगा। तो पोटेंशियल तो डिवाइड होगा, क्या सेम रहेगी बच्चों, करंट सेम रहेगी। तो सीरीज में हमको ये पता है कि दोनों से करंट सेम होगी। अब मुझे इनकी नई पावर का रेशियो या बोल लीजिए पता करना है कि कौन सी पावर मोर कौन सी पावर लेस हो गया। पावर के लिए देखो 3 फॉर्मूले, तो हमें सूट कौन सा करेगा फॉर्मूला, I² इंटू आर। क्यों, दोनों में करंट सेम है
और दोनों की रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो बच्चों। देखो ये वोल्टेज एंड पावर से क्या निकाल सकते हो, इनकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, और फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या दोनों की पावर का रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो निकालने से आपको मोर एंड लेस पता लग जाएगा, जो पावर ज्यादा आएगी जिसकी वो हीट ज्यादा क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक गिवन डेटा से इनकी रेजिस्टेंस निकाल ले रहा हूं। तो यूजिंग, हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जैसे पहले की पावर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई R1। तो R1 कितना रहेगा बच्चों, ये आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, V1 कितना है, V1 है आपका 200, तो 200 का स्क्वायर अपॉन P1 कितना है 300। एक काम करिए, स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, 200 इंटू क्या 200 अपॉन 300। ठीक बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 400 अपॉन 3, और ऐसे फ्रैक्शन में रहने दीजिए। तो R1 आ जाएगा, हमें रेशियो चाहिए बच्चों, तो इसको सॉल्व मत करिए, ऐसे रहने दीजिए, रेशियो में कॉमन चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। R1 आ गया कितना 400 अपॉन 3। सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2, तो फिर दूसरे की रेस से निकाल लेंगे। देखिए सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को अगर R2 के लिए लगा दें तो R2 हो जाएगा हमारा V2 स्क्वायर अपॉन P2। वोल्टेज दोनों की सेम ही है बच्चों, 200 का स्क्वायर अपॉन पावर सेकंड की कितनी है 600। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना रहेगा, इसको भी वैसे लिख दीजिए बच्चों, 200 इंटू 200 अपॉन कितना 600। ठीक है, इसको 400 अपॉन 6 लिख दीजिए। देखो मैं 2 से कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आप इसे 200 अपॉन 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 4 जब रेशियो निकालोगे तो 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 400 के टर्म में ही छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज R2। ठीक बच्चों, तो चलिए अब इनकी नई पावर का रेशियो निकाल लेते हैं, हमें पावर का मोर एंड लेस पता करना है बच्चों। तो देयरफॉर अब मैं इनकी नई पावर का रेशियो निकाल लेता हूं, तो P1 डैश अपॉन P2 डैश। तो मेरे बच्चों डैश क्यों लगा रहा हूं, कि अब ये नई पावर है जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, और इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं कितना, क्या आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्यों, जैसे हमने कहा सीरीज में क्या सेम है बच्चों, करंट सेम है। ठीक है, तो करंट आपके कैंसिल आउट हो जाएगी रेशियो में, तो इसलिए हम करंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आई स्क्वायर इंटू R1 अपॉन P2 डैश कितना आएगा, आई स्क्वायर अपॉन R2। और रेजिस्टेंस नई पुरानी नहीं होती, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस सीरीज में अलग होगी पैरेलल में अलग होगी, है ना, भाई रेजिस्टेंस तो कॉइल की है, वो कॉइल आप उसे पैरेलल में जोड़ो सीरीज में जोड़ो, कॉइल की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस नई पुरानी नहीं होती बच्चों। आई आई कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया R1/R2, तो R1/R2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लगा लीजिएगा, R1 कितना है हमारा, देखो ये आया था 400 अपॉन 3 आया था, तो R1 हमारा आया 400 अपॉन 3 ओवर R2 कितना है बच्चों 400 अपॉन 6। ठीक है, 6 ऊपर चले जाएगा बच्चों, तो 6/3 आ जाएगा, 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 6/3 2:1। तो देयरफॉर कितना आ गया बच्चों, देखो P1 डैश इज 2 टाइम्स ऑफ P2 डैश। तो देखिए ना बच्चों क्या हुआ, तो जिसकी पावर 300 थी, अब सीरीज में देखो वो 600 वाले से डबल पावर कंज्यूम कर रहे है नहीं। देखिए जिसकी पावर कम थी अब सीरीज में उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो इट मींस क्या हो रहा है, जब इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका 300 वॉट वाला जो हीटर है वो ज्यादा पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं, और जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा हीट क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो लिख सकते हो कि सिंस, आप लिख सकते हो सिंस in series, since in series
300 वॉट 300 वॉट, सॉरी मैंने वोल्ट लिख दिया, 300 वॉट हीटर consume more power as compared to 600 वॉट हीटर। ठीक बच्चों, मैं लिख दिया कि सिंस इन सीरीज 300 वॉट हीटर कंज्यूम मोर पावर as compared to 600 वॉट हीटर, therefore it will produce more heat। therefore it will produce, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मोर हीट। तो आपको पावर कैलकुलेट नहीं करनी थी बच्चों, कंपेयर करना था कि सीरीज में किसकी पावर मोर किसकी पावर लेस हो गई। ठीक है, और यही अगर बच्चों क्या करते पैरेलल में कनेक्ट करते तो फिर तो आपका क्वेश्चन ओरली हो जाता, फिर 600 वॉट वाला ही ज्यादा हीट पावर कंज्यूम करता है, वो ज्यादा हीट लिबरेट करता है। ठीक है, तो समझ रहे, तो सीरीज एंड पैरेलल में देखो चीजें बदल जा रही है बच्चों। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, उसको नोट कर लो और स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए, फिर सेकंड शीट नोट करा देंगे, पहले इसको नोट करिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लो बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन करिए बच्चों, हीटर पे बेस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका ये टॉपिक हो गया, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है आपका, कैपेसिटेंस है, फ्लक्स है, इनके क्वेश्चन करिए बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा। मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैट से ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे आपका फ्लक्स पे बेस आते हैं, कैपेसिटेंस पे बेस आते हैं, और ये चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी पे इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इन चैप्टर से ऑलमोस्ट ईयर में क्वेश्चन आते हैं, और कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है नहीं। जैसे मान लो कोई सीरीज उसका आ गया क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस आ गया, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन, तो कम से कम एक तो मान के चले आएगा किसी भी टॉपिक से, और बाकी एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों ना। कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन के साथ भी न्यूमेरिकल अटैचमेंट में देते हैं, तो क्वेश्चन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसकी थ्योरी नहीं आती, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी ना आपने देखनी है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, ऐसे थ्योरी डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जितने भी हमने लिए इन जनरल। चलो अब ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी रीड कर लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ना। चलिए तो क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन अ 50 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रिक मोटर को एक सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हम मोटर को कितनी वोल्टेज दे रहे हैं बच्चों, 50 वोल्ट है ना, की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये 50 वोल्ट की जो सप्लाई है ये मोटर में करंट सेंड कर रही है, मोटर के अंदर एक कॉइल होती है उस, ठीक है, उस कॉइल से कितनी करंट पास हो रही है बच्चों, 12 एम्पीयर करंट पास हो रही है। ठीक है, तो आप इसे इनपुट वोल्टेज और इसे क्या कह सकते हो, इनपुट करंट कह सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30%। अब जितनी भी आप उसको इनपुट दे रहे हो उसका 30% तो वो आउटपुट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे रही है मोटर, और बाकी 70% क्या हो रहा है, लॉस हो जा रही है, एनर्जी लॉस हो जा रही है, आपकी इनपुट का 70% एनर्जी लॉस हो जा रही है। ये लॉस बहुत फॉर्म में हो रहा है बच्चों, जैसे कॉइल में हीट प्रोड्यूस हो रही है, मोटर चलती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ठीक है, तो 70% अदर फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जा रही है। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेनली लॉस मानेंगे ड्यू टू हीट, मतलब मेजर फैक्टर हीट है। वही किसी कॉइल से करंट पास करेंगे तो कॉइल हीट होगी, और हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो आपसे बोल रहे हैं एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर्स। तो जैसे हमने कहा कि क्या होता है, मोटर के अंदर एक कॉइल होती है और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिन्हें वाइंडिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने फैन देखे होंगे, फैन में वाइंडिंग्स होती हैं, आपका मोटर के अंदर वाइंडिंग्स होती हैं। ये वाइंडिंग का क्या यूज है, तो अगले चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ में आता है जाकर। चलिए खैर, अभी तो आपने ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, क्या बोला,
आपने मोटर ली, उस मोटर को 50 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया, वो सप्लाई उस मोटर में कितने करंट सेंड कर रही है बच्चों? 12 एम्पीयर करंट सेंड कर रही है। ठीक है, अब मोटर चल रही है, तो मोटर क्या है? 30% एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी 30% है, मतलब 30% तो वर्क कर रही है, बाकी 70% लॉस कर रही है। तो आपसे बोल रहे हो उस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, जिससे करंट पास होने पे हम जिसे कॉइल कहते हैं, है ना, और एक कॉइल में बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं, वाइंडिंग्स, उनको टर्न्स को वाइंडिंग्स कहते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे बोल लो कि कॉइल, जो मोटर के अंदर कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? रेजिस्टेंस निकालनी है, और कुछ चीजें गिवन है। एक तो आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है, कितना? 500 वोल्ट, और करंट गिवन है कितना? 12 एम्पियर। ठीक है ना, और जो एफिशिएंसी है वो 30% है। ठीक है ना, जो एफिशिएंसी है वो कितना है बच्चों? 30% है। आपसे जो मोटर के अंदर वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे किससे करते हैं? 30% से करते हैं, है ना, एफिशिएंसी गिवन है 30%। ठीक है, और एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी किया था बच्चों, है ना, जहां पर हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, इसने तो एफिशिएंसी दी है। तो याद है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस 30% की हेल्प से करोगे तो आंसर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। इसको आप थोड़ा रिवर्स वे में सोचो बच्चों। जैसे मैंने कहा अभी कि अगर 30% एफिशिएंसी है इसकी, तो 70% लॉस हो रहा है, 70% लॉस हो रहा है, और ये लॉस हो कहाँ रहा है? वही हमने कहा, जब ये करंट देखो, जब ये करंट इस रजिस्टर से पास हो रही है या रेजिस्टेंस से पास हो रही है, तो हीट डेवलप हो रही है, और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। तो मीन जितना भी हम इनपुट कर रहे हैं उसका 70% क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन दी क्या? आपका क्रॉस दी कॉइल। ठीक है, तो आप इसको 70% से करिए, ज्यादा सूटेबल है। तो इसको ऐसे कहते हैं बच्चों ना, तो हमने जो भी इनपुट पावर दी उसका 70% क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया, ये तो बोलेंगे, है ना। तो ऐसे कहेंगे क्या इनपुट पावर का 70% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, इनपुट पावर का क्या हो रहा है? 70% लॉस हो रहा है, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे कर लो, 70% ऑफ इनपुट पावर, ऑफ इनपुट पावर इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी इन हीट, लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। ठीक है, अच्छा, 70% ऑफ इनपुट पावर, तो 70/100। अब इनपुट पावर के लिए P इक्वल टू कितना होता है बच्चों? VI। आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है, इनपुट करंट गिवन है, तो इसके लिए क्या लगा दोगे? V इंटू आई। ठीक ना, और उधर आपने क्या लगाना है? एनर्जी लॉस। ठीक है ना, तो क्या होता है? I²R/T। लेकिन ऐसा क्या बच्चों कि हम पावर के सामने एनर्जी, देखो ना, हम कहते हैं ना, ऐसा होता है भाई, आप जानते हो कि एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। आपकी क्या, आप पावर को पावर से इक्वेट करोगे तो टाइम को कितना ले लोगे बच्चों? 1 ले लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एनर्जी का फॉर्मूला है कितना? I²R/T। लेकिन हम टाइम को क्या लेना पड़ेगा? 1, क्योंकि हम पावर को पावर से इक्वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? टाइम को 1 कर लेंगे, तो एनर्जी पावर के बराबर हो जाएगी, और कितना हो जाएगा? I²/R। ठीक है, तो इधर जो लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? I²/R। I²RT होता है ना, तो टाइम को आप 1 ले लो। ठीक है ना, तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि टाइम को 1 लोगे तभी पावर को पावर से इक्वेट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो समझ रहे बच्चों? तो इधर क्या किया हमने? इनपुट पावर ले ली PI, और लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट, जैसे I²RT होता तो हमने T को 1 मान लिया, तो एनर्जी इक्वल टू पावर हो गई। बस ठीक, अब क्या करोगे? I से I का स्क्वायर कैंसिल कर लो, बाकी इधर आपका सॉल्व कर लो, तो I से I कट जाएगा बच्चों, इसको आप 0.7 कर लोगे, 70/100 को पावर दे रखी है आपको कितनी? अरे सॉरी बच्चों, मैंने PI लिख दिया, VI लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला था VI, लिख दिया PI।
पावर, वो पावर पावर बोल रहे थे ना बाद में, पावर लिख दिया, वो वी आई होगा, सॉरी। आई से आई का स्क्वायर चले जाएगा बच्चों, वी कितने आपका 50 है, इधर आई से आई का स्क्वायर कटेगा तो एक आई बच जाएगा, इनटू क्या, आर। बस ठीक बच्चों, ये आई भी गिवन है आपको 12 एम्पियर, ये 35 हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू 12 इंटू आर, तो आर आ जाएगा बच्चों 35/12, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा बच्चों ना। चलो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सेव कर लेते हैं, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। एक सेकेंड ना, 2.916, तो 2.92 कह सकते हो बच्चों, इतना आ रहा अप्रोक्स, ये आ रहा है 2.92, दिस मच हो, ठीक है, इतना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से करिए, मतलब 30% को मत यूज करिए, कि हमारा जो लॉस है बेसिकली वो 70% के अंदर है, तो हमने इसको ऐसे लिखा 70% ऑफ इनपुट पावर इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट, ठीक है। भाई इसी इनपुट का तो आप उसने लॉस कर दिया, हीट बना दी, बस ठीक है। इनपुट पावर हो गई वी आई, और लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। टाइम को हमने 1 लिया क्योंकि हमने कहा कि पावर को पावर से इक्वेट करेंगे, अगर आप एनर्जी में टाइम को 1 कर लोगे तो इक्वल टू पावर हो जाती है, बस ठीक। फिर आपकी कैलकुलेशन आपको दिख ही रही है, तो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी, तो नोट करिए इसको जल्दी से। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, ठीक है। इसको भी पहले रीड कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो बच्चों, बोल रहे हैं कॉइल ऑफ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज एम्बेडेड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है। आपने क्या किया, कॉपर वायर को एक आइस का क्या लिया, ब्लॉक लिया, उससे पास किया, उसके अंदर एम्बेड किया, उससे पास किया, ऐसे बोल लीजिए। at a potential and a potential difference of 210 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट, फिर आपने इस कॉपर वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, जब आप उस, है ना, जब पोटेंशियल से कनेक्ट, पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट करोगे तो उस कॉपर वायर से क्या होगा, में हीट डेवलप होगी, और जब कॉपर वायर हीट होगा तो आइस को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो आगे यही बोल रहे हैं देखो बच्चों, कैलकुलेट द रेट एट विच आइस मेल्ट्स, रेट मतलब मास ऑफ आइस मेल्ट पर सेकंड को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ आइस मेल्ट, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि, है ना, पर सेकंड कितनी आइस क्या कर रही है आपकी, मेल्ट कर रही है, रेट पूछ रहे। अगर मास बोलता तो मैं एम ही बोलता, ये एम बाई टी पूछ रहा है बच्चों, रेट ऑफ एट विच द आइस मेल्ट, है ना। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, और आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है बच्चों। लेटेंट हीट हम कहां पढ़ते हैं, क्लास 11 में, है ना, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी, ये सब कहां पढ़ते हैं, 11 में। और 11 में ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मतलब ये आपकी एक ये कह लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक एप्लीकेशन है। जैसा कहते हैं ना, गीजर में हमारे क्या होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जब उस हीटिंग एलिमेंट से करंट पास होती है तो एलिमेंट हीट होता है, जो जनरली नाइक्रोम के बने होते हैं, और उस एलिमेंट से हीट किसको मिलती है, वाटर को ट्रांसफर हो जाती है, उससे हमारा वाटर हीट हो जाता है। यहाँ पर इस आइस को हीट करके मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक तरीके से एप्लीकेशन है। तो ऐसे मान लो बच्चों, इसको डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आइस का ब्लॉक है, ठीक है ना, और इस आइस के ब्लॉक से हम क्या करते हैं, एक कॉपर कॉइल पास कर देना, इसकी रेजिस्टेंस जैसा दिखा रहे हैं बच्चों, और इसको क्या करते हैं, आपने एक 210 वोल्ट की सप्लाई से, या मैं वी वोल्ट लिख देता हूं बच्चों, इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं आर है हमारे कॉपर कॉइल इसकी, और जब इससे करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये आइस ब्लॉक है बच्चों, तो डायग्राम मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए बना दिया बच्चों, आपको
समझने में आसानी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, चलो पहले डेटा लिख देते हैं क्या क्या इसने क्वेश्चन में गिवन है हमको। तो एक तो देखो इसकी रेजिस्टेंस देखिए कॉपर वायर की, जो मैंने आर लिखा भी है डायग्राम में, कितनी है बच्चों 50 ओम। ठीक है ना, और पोटेंशियल अप्लाइड गिवन है 210 वोल्ट। फिर कैलकुलेट द रेट विद आइस मेल्ट, आपसे ये पूछ रहा है कितना मास पर यूनिट टाइम मेल्ट हो रहा है ना। और आपको लेटेंट हीट, इसको एल से लिखते हैं बच्चों, कितना दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो हम मास को ग्राम में लिख लेंगे बच्चों, मास को क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ग्राम में रहने देंगे है ना, ग्राम पर सेकंड करके निकाल लेंगे। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, और एक बात और ध्यान करना है कि हमारा ये जो हीट होगी जूल में होगी, ये कैलोरी में। तो ठीक है बच्चों, अगर आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4.2 या 4.18 भी कहते हैं, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं बच्चों। चलिए अब ध्यान देना बच्चों, तो ठीक है आपसे एम/टी पूछ रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बच्चों क्या हुआ, तो कॉपर, ध्यान देना बच्चों, कॉपर ने हीट रिलीज की है ना, वो हीट किसको मिली बच्चों, आइस को मिल गई, आइस मेल्ट हो गई, और मेल्ट होके आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो पहले लेटेंट हीट का मतलब थोड़ा सा है ना, आपको याद होगा, वैसे क्लास 11 में पढ़ते हो, मैंने कहा फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो कहते हैं ना कि लेटेंट हीट समझते हो बच्चों, कहते हैं ना लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला, आपने लेटेंट हीट कैसे पढ़ा हुआ क्लास उसमें, ये होता है L इज इक्वल टू क्यू बाई एम। ठीक है, लेटेंट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू क्यू बाई एम, और अगर आप हीट रिक्वायर्ड बोलो तो फिर से Q इज इक्वल टू ml भी बोल देते हैं बच्चों। ज्यादातर हम इसको है ना ऐसे भी बोलते हैं, मतलब ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी सब्सटेंस के m मास को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, तो मास जितने को कन्वर्ट करे और उसकी लेटेंट हीट। ठीक है, वैसे एक्चुअल फॉर्मूला L इक्वल टू क्यू बाई एम होता है, इसको क्रॉस करके ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब यही ठीक है, तो लेटेंट हीट समझ के याद आ गया होगा बच्चों, समझ के आपको याद आ गया, आपने 11 में पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक है, तो हुआ क्या बच्चों, देखो हमने कहा कि आइस मेल्ट हो गई, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी, वो हीट किसने दी इसको, कॉपर ने दी। तो कॉपर ने हीट आइस को ट्रांसफर कर दी, आइस ने क्या किया, उस हीट के हेल्प से अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। तो ठीक है बच्चों, तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस इज, है ना, ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, हीट रिक्वायर्ड, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, heat required to melt m mass of ice is q and it is equals to क्या ml। और ये हीट इसको मिल कहां से रही है, कॉपर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे क्या लिख दोगे, अब आप देखो डेटा आपके पास कौन सा है बच्चों, एनर्जी होता है ना पावर इनटू टाइम। ठीक है, टाइम को तो टी मान लेंगे। अब देखो आपके पास डेटा क्या क्या है बच्चों, देखो आपको रेजिस्टेंस दे रखी है कॉइल की और वोल्टेज दे रखी है, तो क्या लगाएंगे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो इसके लिए हम क्यू की जगह क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। भाई पावर इंटू टाइम इज एनर्जी, और पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वी स्क्वायर बाई आर। अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हीट एनर्जी हो जाती है बच्चों, इज इक्वल टू एम एल। बात समझ रहे, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, अभी जब डेटा लगाओगे तो एक चीज है, देखो अच्छा ये कौन सी ये एनर्जी किस में है, जूल में आएगी। देखो हमारा वोल्ट, ये आपका देखो ये वोल्ट में है, रेजिस्टेंस किस में है, ओम में है, टाइम तो खैर सेकंड में ही होता है। ये जो एल है बच्चों, ये किस में है, देखो कैलोरी पर ग्राम। अब आप कैलोरी को जूल से इक्वल नहीं करोगे ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 4.2 से क्या करोगे बच्चों, जब वैल्यू लगाओगे तो 4.2 से क्या करोगे, इसको डिवाइड भी करोगे जब एल की वैल्यू लगाओगे।
ठीक है ना। चलो मैं एल की जो वैल्यू लगाऊंगा तब लिख दूंगा, अभी तो मैं नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में हूँ। एक काम करिए बच्चों, देखो इस एल को, देखो इस टी को इधर ले आइएगा, या 4.2 से अभी भी डिवाइड कर सकते हो, या चलो बाद में कर लेना जैसे करते हो। चलो मैं पहले तो फिलहाल इस टी को एम के नीचे ले जाता हूँ, तो मुझे एम बाई टी चाहिए ना, और एल को आर के साथ ले जाता हूँ, तो ऐसा आ जाएगा देखो। तो देयरफॉर एम बाई टी, दिस इज नोन एज रेट ऑफ आइस मेल्ट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर इंटू एल। ठीक बच्चों चेक कर लो, देखो ये आएगा ना, ये एल आर के साथ आ जाएगा, टी को हमने एम के साथ लिया, बस अब वैल्यू लगा दीजिएगा। ठीक है, तो v कितना दिया था हमको बच्चों, चेक कर लेते हैं एक बार, 210 था आई थिंक, ये 210 है, तो 210 का स्क्वायर ओवर r था 50, ये था बच्चों 80 अपॉन, एक चीज हो रहा, देखो 80 है ना ये, और कैलोरी को जूल में बदलोगे, ठीक है ना, तो इसको 4.2 से, हम कैलोरी को जूल में बदल रहे हैं बच्चों, तो 4.2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर जूल को कैलोरी में बदलते तो 4.2 से क्या करते, डिवाइड करते। आप कैलोरी को जूल में बदल रहे हो, तो मैंने कैलोरी इंटू जूल में बदलने के लिए 4.2 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब एक काम करो, इसको कैसे लिख देते हैं, 210 ओवर, देखो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे बच्चों, अभी मैं ऐसे कॉपी कर दे रहा हूँ, 4.2, देखिए है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 21 से 0.2 टाइम चले जाएगा, चलेगा देखो ना बच्चों, एक तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ऐसे कर लो, चलो ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा एक आध कर लेते हैं, 21 इंटू 21, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे, मैंने 2 0 काट दिए, इधर बच्चा 5 इंटू 8 इंटू 4.2, ठीक बच्चों, देखो सही ना, 2 0 कैंसिल कर दिया, अब इससे कितने टाइम चले जाएगा बच्चों, देखो ये 0.2 टाइम चले जाएगा, 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो 21/8 आ जाएगा, देखो फिर सुन लो मैंने क्या बोला, ये 5 है बच्चों, देखो 21 से 0.2 टाइम जाएगा, 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नीचे तो 1 हो गया, 21/8 आएगा बच्चों। अब इसको 21/8 को थोड़ा सा वही कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले रहे हैं, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, तो चलिए हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 8, 2.625, ये आ जा रहा है बच्चों 2.625, और देखो हमने मास को ग्राम में रहने दिया बच्चों, केजी में नहीं कर, तो ग्राम पर सेकंड, ठीक है, तो हर सेकंड इतनी आइस क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, हर एक सेकंड में इतना ग्राम आइस क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, ठीक बच्चों, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक तरीके से एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे हमारे वाटर के केस में होता है, बस वाटर, भाई वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहां पर हम लोग Q इज इक्वल टू एम एल नहीं, क्या लगाएंगे MC डेल्टा टी, वो स्पेसिफिक हीट वगैरह देंगे आपको वाटर की। तो अगर ये क्वेश्चन अगर वाटर में आ जाए कि वाटर है, मान लो उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 20 डिग्री है, और मान लो उसका टेम्परेचर बढ़कर 80 डिग्री हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल 80 डिग्री हो गया, तो उसमें आप क्या लगा दोगे MC डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज, जैसे मैंने कहा 20 से 80 हो गया, तो 60 टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा, मास देंगे आइस, सॉरी वाटर का देंगे, और सी आपको क्वेश्चन में देंगे, वैसे 4186 करके होता है, उसका क्या नाम कहते हैं वाटर के लिए, चलिए खैर वो क्वेश्चन में देंगे, वो आपके हेडेक नहीं है, ठीक बच्चों, तो इसको नोट कर लो, तो और थोड़ी सी क्लास 11 की बातें भी याद रखनी बच्चों, ये वाली बात याद रखनी, जिस बच्चों को ये बात याद नहीं हुई तो फिर दिक्कत, इसलिए कहते हैं ना क्लास 11 की बहुत सी बातें क्लास 12 में यूज होती हैं, तो एक छोटी सी बात यहाँ यूज हो रही है, तो नोट करो बच्चों इसको जल्दी से, पहली शीट को नोट कर लो, फिर सेकंड शीट को नोट करा देंगे। ठीक है, नोट कर लिया, सेकंड शीट को भी नोट कर लो बच्चों। ठीक बच्चों, तो देखो हमें लगता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आज भी हमने करीब कितने 4 क्वेश्चन करे ना शायद, देखो 1 2 3, है ना, टोटल हमने 4 क्वेश्चन किए आज भी बच्चों,
और इससे पहले मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस कराए थे बच्चों। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इनफ है, और ज्यादातर क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बेस्ड है ना। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे। और अगर कोई जेई नीट वाले बच्चे है ना देख रहे हैं, तो जेई नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आजकल जानते हो बच्चों के जेई नीट का पूरा सिलेबस है ना, मेंस का और आपका नीट का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, और ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक बच्चों, तो वो लोग भी देखो। वैसे को क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, 4 ऑप्शन डाल देंगे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे हमें लगता है हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े क्वेश्चन आप भी क्या करो, और कोई क्वेश्चन जैसे मैं आपसे हर लेक्चर में बोलते हैं बच्चों, जैसे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो, एक बार नहीं दोबारा देखो है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट रहे, ठीक है, हमें लगता नहीं डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो हमें शेयर किया करो, मैसेज के थ्रू डाउट को शेयर किया करो, हम आपको मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर देंगे, या किसी मैसेज के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा तो किसी लेक्चर में आपके डाउट को ले लेंगे। ठीक है, तो हमें शेयर किया करो बच्चों। तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन आपको इनफ करा दिए। अब जैसे हमने कहा इसके बाद 2 टॉपिक और है बच्चों हमारा, एक है किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, और उसके बाद आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में देखो इसलिए टाइम लग रहा है कि इस चैप्टर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत है बच्चों। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके है ना पूरे सिलेबस में, अगर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे बेस देखे जाए तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी हमें लगता है कि इसके बाद, वैसे हमने कहा था कि आज किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन भी कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन अब सोच रहे हैं कि क्रिकेट है ना काफी टाइम हो गया, बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं किरचॉफ लॉ के भी इसके आगे कराऊंगा। तो आज हमारी हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट हो गए। आप सोच रहे हैं कि अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, और किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी होते हैं एक्चुअली ना, मेथड बेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें है ना पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में डायग्राम होगा, लूप लॉ लगाना है आपने, केवीएल केसीएल। और ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर में जब देखोगे तो उससे पहले आप किरचॉफ लॉ अच्छे से एक बार समझ लेना। ठीक है, वैसे तो हमने किरचॉफ लॉ के मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाकर भी दिखाया, उसका प्रूफ हमने किरचॉफ लॉ से किया था। फिर भी एक बार किरचॉफ लॉ की थ्योरी अच्छे से देख लेना अगले लेक्चर से पहले। तो हम अगले लेक्चर में सोच रहे हैं किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी मैक्सिमम हो पाएंगे, और फिर हमारे एक टॉपिक और बचेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम सोच रहे हैं बच्चों आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना। अब नया टॉपिक फिर नए लेक्चर में ही लेंगे, किरचॉफ लॉ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और इन वीडियो को बच्चों आप लोग शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो बच्चों, या कोई जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ के बच्चे, आप लोग भी जेई नीट की प्रिपरेशन कर ही रहोगे बच्चों, तो आप है ना ये आपको बोर्ड के लिए तो हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आपके, और जेई नीट के लिए भी हेल्प करते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इन वीडियो को शेयर किया करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, या आपके कोई बाहर रिलेटिव हो है ना, कोई बच्चे 11-12 वाले जेई वाले बच्चे हो, नीट वाले बच्चे हो, तो उनके साथ शेयर किया करो बच्चों, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोला करो। ठीक है, और आपको कोई डाउट हुआ अगर तो हमें बताया करो, और लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक भी किया करो बच्चों। चलिए ठीक है, तो आज इस लेक्चर में एंड करते हैं बच्चों, अब अगले लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों जल्दी।